हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। यदि आप मान लेते हैं कि हम हार गए, उसमें बुराई है। आपकी हर एक प्रयास आपकी एक सफलता की ओर ले जाती है। आप एक उदाहरण से समझिए, आप मान लिया जाए कि कोई डाल को काट रहे हैं, अब उसमें आप 20 प्रहार किए तो वो डाल कटा। आप किस प्रहार को ज़्यादा श्रेय दीजिएगा, अंतिम प्रहार या शुरू वाले प्रहार, या तो फिर बीच वाले जो प्रहार आने वाले हैं उसको? आप सोच कर देखिए, हर एक प्रहार उस डाल को काटने के लिए जरूरी था। यदि बीच वाले भी एक प्रहार नहीं पड़ता तो उस डाल को काटने के लिए मात्र 19 प्रहार होता और 19 प्रहार में वो डाल नहीं कटता। इसलिए अंतिम श्रेष्ठ तभी होगा जब हर एक चीज़ श्रेष्ठ हो। इसलिए आपकी हर एक प्रयास अंतिम प्रयास में साथ देगा। इसलिए आप थके ना। बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि थक गए हैं वीडियो देखना, सर ये इससे नहीं होगा। नहीं दोस्त, होगा। आप सोच के देखो कि सब कोई नहीं थका है, क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद जिंदा है कि होगा। इसलिए चलिए, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर चुके हैं, पता भी नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया है। एक खेल खेल में कहानी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग इंटीग्रेशन की ओर चलते हैं, समाकलन समझने का प्रयास करते हैं कि समाकलन क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। ध्यान देना है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि समाकलन पढ़ने से पहले जो भी डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइजिंग करते रहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही इंटीग्रेशन का मुख्य भूमिका है। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया था, बहुत मोटिवेट भी किए हैं हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, आप मोटिवेट भी करने का काम किए हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि अंजलि है, सुधीर हैं, सुधीर कुमार यादव, संतोष दिरमोबादा से है, बिजलेश है, प्रदीप है, मनीष है। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं। और धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो देखने का रेशियो बढ़ रहा है। मतलब कि पहले जो एवरेज वीडियो देखा जाता था उससे अभी जो एवरेज वीडियो देखा जा रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। अर्थात वीडियो देखने में मन लग रहा है आप लोग को, जो भी वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब समाकलन की बात करते हैं। समाकलन, इसको प्रति अवकलज भी बोला जाता है। प्रति अवकलज। अच्छा, हमें ये बताने में संकोच नहीं है कि समाकलन और प्रति अवकलज दोनों अलग अलग शब्द हैं। सर शब्द तो अलग अलग है, अर्थ तो वही निकल रहा है। देखो, पर्यायवाची हर एक स्थिति में 100% वही नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। हम आपको जब आगे बताएंगे तो ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि ये प्रति अवकलज के मतलब होता है जो आप अवकलन पढ़े हैं उसका उल्टा। समाकलन दोनों सेम चीज़ है। आपको सोचने के लिए मैं मजबूर कर दूंगा। सत्य यही है कि आप लगातार बने हुए रहें। आप एक छोटा सा उदाहरण से समझ लीजिए। आपको बोलूं कि आस्था और विश्वास क्या ये अलग अलग शब्द हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट के प्रश्न है, हाँ सर अलग अलग है। बहुत सारे नहीं सर एक ही बात है। अब देखिए, आपको एक रास्ता में ले जाता हूँ। कोई आदमी बोल रहा है कि मुझे भगवान में आस्था है, दूसरे बार वो बोल रहे हैं कि मुझे भगवान में विश्वास है।
यहाँ आस्था और विश्वास लग रहा है कि एक ही सेंस दे रहा है। यदि कोई आदमी बोले कि आज ये पानी पड़ेगा, मुझे विश्वास है, लेकिन जब वो बोले आज ये पानी पड़ेगा, मुझे आस्था है, यहाँ पर सेंटेंस शब्द को अलग कर देता है। नहीं लग रहा है थोड़ा सा ये पानी पड़ेगा, मुझे आस्था है, ये थोड़ा सा अलग बात है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। पति अवकलज और समाकलन, तब जबकि ये दोनों चीज़ कभी कभी एक ही अर्थ देगा, लेकिन कभी कभी दिमाग को लगेगा कि नहीं, इसका दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समाकलन, पति अवकलज, ध्यान दें। मोटा मोटी तौर पर बातें क्या है ये बताते हैं। मोटा मोटी तौर पर बातें हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है कि क्षेत्रफल निकालना, डिफिकल्ट वाले क्षेत्रफल। डिफिकल्ट वाले क्षेत्रफल कैसे निकलता है? जैसे मान लिया जाए, आपसे बोल दिया जाए भैया ये एक आयत है, ये 4 है, ये 2 है, आयत है रेक्टेंगल, और कहीं इसका क्षेत्रफल आप निकालिए। फटाक से कह दीजिएगा 2 × 4 4 दूनी 8 होता है, वर्ग इकाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीक़ा से निकालें। आपको मैं कह दूं कि एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, आप निकाल दीजिएगा। एक शंकु है, क्षेत्रफल निकालिए, आप निकाल दीजिएगा, फार्मूला आपको याद है। गोला है, क्षेत्रफल निकालिए, निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बोले कि ये कैसा, ये जो मैं रंगीन कर रहा हूँ उसका क्षेत्रफल आप निकालिए। थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? यदि आपसे मैं बोलूं कि मेरे भाई ये कोई लूप है, ये घूम रहा है, और जितना ये घूम रहा है उसका आप आयतन निकालिए। घूर्णन कर रहा है, ये तो खैर आपको थोड़ा आगे पढ़ना है, आपको आईएससी में नहीं पढ़ना, लेकिन 2 डायमेंशन की क्षेत्रफल की बात रहा, आयतन की बात तो यहाँ नहीं पढ़ना है, क्षेत्रफल की बात रहा। तो इसको निकालने के लिए आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगा वही है समाकलन। अब ये समाकलन और समाकल, एक बात और कह दे रहा हूँ कि यदि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, थोड़ा सा ये सब अलग अलग फिगर बन रहा है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसकी ज़रूरत इसमें। यदि आपको बोल दिया जाए कि ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकलेगा ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल, ये सब आपको समाकलन से पता चल जाएगा। अब देखिए, ये सब तो हुआ कि चाहत बना कि इसकी काम क्या है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये कैसे कैसे होगा। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन जो पढ़ना है उसका बहुत सारे स्टेज होता है, उस स्टेज के माध्यम से हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कुछ बातें आपको कुछ समझा देना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन का चिन्ह इस टाइप से होता है। यदि इसमें कोई फलन है f(x) dx, ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको यहाँ पर यदि पढ़ देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx तो भी सही है। और इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, f(x) का x के सापेक्ष समाकल,
इंटीग्रल, ये भी सही है। अब इसमें ये जो है उसके स्थान पर x के रूप में अलग अलग बातें आएगा, जैसे x टू दी पावर 2 dx, x टू दी पावर 4 dx। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन करना। ठीक है। अब आपको ये श्योर करना चाहता हूं कि यदि डिफरेंशिएशन हम 2x का किए हैं तो ये आ गया कितना, 2। सही बात है, 2 आ गया। और इस 2 जो आया है उसका यदि इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस c। आया तो 2x लेकिन प्लस c जुट गया है, यही इसको बनाता है इंडेफिनिट। मतलब इंटीग्रेशन आपको 2 फेज में पढ़ना है, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। ये सी क्यों आया सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि 2x प्लस 4 रहता तो डिफरेंशिएशन ही आता कितना, 2। तो आप 2 का इंटीग्रेशन करते तो आप 2x खाली लिखते, x लग जाता है इंटीग्रेशन में। कैसे लगता है वो आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको c के बारे में समझा रहा हूँ। अब बताओ कि क्या ये मिला, नहीं मिला, केवल क्या मिला 2x, ये 4 मिला नहीं, इसी के बदले में आता है c। सर यहाँ तो नहीं था तो बदले में c आप क्यों दे दें। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि c का मान जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जो कि 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, -1, -2, -3, कुछ भी। ये डिफिनिट नहीं है कि c का मान क्या है, इसीलिए ये c लगने के बाद जो इंटीग्रेशन होता है उसको बोला जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। देखिए अब अभी आपको केवल सुनना है। एक फॉर्मूला समझिए, x टू दी पावर n dx, इसका फॉर्मूला हो जाता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। जबकि आप डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे dy बाई dx, x टू दी पावर n dx का, तो n x टू दी पावर n माइनस 1 हुआ था। पावर जो था वो आगे आया, अब पावर में 1 की कमी हुआ। यहाँ क्या होगा, जब इंटीग्रेशन होगा तो जितना पावर है उसमें 1 बढ़ेगा और जितना पावर आएगा उतना ही से भाग पड़ेगा। लेकिन शर्त है कि n 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों सर, n का वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, देखो मेरी बात। यदि यहाँ -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ x टू दी पावर -1 रहता तो x टू दी पावर -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 हो जाता, जो ऊपर में पावर है वो नीचे में, x टू दी पावर 0। यहाँ तक ये जिंदाबाद था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, 0, और किसी के नीचे में 0 आ जाता है तो अनडिफाइन हो जाता है। तो ये 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी
सभी के लिए पॉसिबल है, केवल 1 नहीं आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि सर मान लिया जाए कि x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मेरे भाई एक जोड़ दो 5, जितना आया नीचे में भाग दे दो 5 अब प्लस c लगा दो। बहुत आसान है, यही इंटीग्रेशन है। सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, करके देखिए तो डी बाई डी एक्स टू दी पावर 5/5 प्लस सी को लिखिए, सी एक कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 एक्स टू दी पावर, ये 5 कैसे आया, जो भी पावर है वो आगे आता है और इसमें एक कमता है /5 एक्स टू दी पावर 4 आ गया, सी का क्या हो गया 0। तो जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन के नियम को आप समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। यदि मान लिया जाए कि आ गया है केवल dx आ गया है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, ठीक है। और यदि 1 छिपा हुआ है तो इसका मतलब x पर पावर 0 छिपा हुआ है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि एक जोड़ देना है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 और प्लस c, तो क्या आ गया x + c। तो dx का इंटीग्रेशन जब हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x + c। उसी प्रकार यदि 2dx का कर रहे हैं तो यहाँ 2x + c, 4dx को कर रहे हैं 4x + c। समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है। जैसे x टू दी पावर n dx का x टू दी पावर n + 1/n + 1 प्लस c, dx का x + c, ठीक है। 1/x इसका हो जाएगा log x + c। सर आपने अभी बोला कि x टू दी पावर 1 -1 है, 1/x से तो x टू दी पावर -1 है, तो इसका तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। हमने ये बोला मेरे भाई कि इस फार्मूला से इसको नहीं तोड़ेंगे, इस फार्मूला से इसको नहीं तोड़ना है। तो 1/x dx रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा log x + c। एक्सपोनेंशियल में जैसे होता था e टू दी पावर x dx का, वही रहेगा e टू दी पावर x + c, ठीक है। और थोड़ा 2-4 को याद रखना है फार्मूला, उसके बाद हम लोग कामयाब बन जाएंगे। sin x इसका हो जाएगा -cos x + c। यदि cos x -sin x + c, देखो वहाँ sin x का डिफरेंशिएशन प्लस में होता था और cos x का माइनस में, लेकिन जस्ट यहाँ उल्टा है, sin x का माइनस में, सॉरी cos x का प्लस में, ठीक है। tan x का अभी नहीं याद रखना है, बाद में हम लोग करेंगे। अभी आपको याद रखना है sec² x dx का tan x, उल्टी सोचना, tan x का sec² x होता है। उसी प्रकार cosec² x dx का cot x + c माइनस में। उसी प्रकार एक आता है sec x × tan x dx का क्या हो जाता है
सेक एक्स प्लस सी, और एगो कॉसेक वाला रहता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का, ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना फार्मूला ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा एकागो उदाहरण लेकर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। जैसे हम बातें कर लेते हैं कि हमें दिया गया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है। अभी आपके माइंड में ये फिक्स रहना चाहिए फार्मूला कि हम सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जानते हैं। सेक में यही दो को जानते हैं, सेक स्क्वायर का और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का। अब आप धीरे धीरे दिमाग लगाओ कि क्या इस रूप में इसको लाया जा सकता है, तो कहेंगे हाँ, सेक में गुना होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक इसमें गुना होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान रहेगा, डिफरेंशिएशन से भी आसान। शर्त है कि आप डिफरेंशिएशन को पीछे हल्का फल्का देखते रहें, पूरी तरीक़ा से भूल ना जाए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको भूलने के लिए ना दे, उसकी भी बातें करता रहूँगा। ठीक है, तो आज ज़्यादा इस लेक्चर में नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हिसाब को बनाने का नियम सीखेंगे, और अंतिम 2-3 लेक्चर के बाद ये समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन मतलब समाकलन और प्रति अवकलज में क्या डिफरेंस होता है। अभी बातें को धीरे धीरे आपकी माइंड में सेट करूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।